बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जैक्टिव कोचिंग सेंटर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आई और बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि कुछ लेक्चर्स कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पे भी होने चाहिए। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक अलग से सीरीज स्टार्ट करूं पॉलिटिकल साइंस की, जो कि कुछ साल पहले मैंने स्टार्ट की थी, जिसके लिए हमने एक अपने यूट्यूब चैनल पे अलग प्ले लिस्ट में एक अलग फोल्डर भी बनाया हुआ पॉलिटिकल साइंस का। तो मैं इंशाल्लाह उसी कंटिन्यूटी में इंडिपेंडेंटली पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आज लेक्चर नंबर 1 है और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं बहुत बेसिक्स और बहुत बिगिनर लेवल की इंफॉर्मेशन आपसे स्टार्टिंग में शेयर करूं और आपकी एक फाउंडेशन डेवलप करने की कोशिश करूं। और बहुत सी कंफ्यूजन हमारे यहाँ आती है कंपैरेटिव और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जब मैच किया जाता है। गो के कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल साइंस में अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है पूरी दुनिया में, वो भी कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की ही ब्रांच है, इसी में से एक अलग इंडिपेंडेंटली निकला है। लेकिन कंपैरेटिव और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स एज ए होल एक डिटेल्ड डिसिप्लिन है, एक इंपॉर्टेंट एरिया या ब्रांच भी आप कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की, जो आज से नहीं करीबन 2500 साल से एग्जिस्ट करता है। तो मैं इंशाल्लाह इन डिटेल में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। आज लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो व्हाट इज पॉलिटिक्स, उसके बाद व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या कंपैरेटिव डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, आज की मॉडर्न नेशन स्टेट में पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या है, और हिस्टोरिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किस तरह डेवलप होते होते आज तक आई, और कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स किस किस एरिया को मेन फोकस करती है और किन किन एरियाज के ऊपर काम करती है, और किस वजह से कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस समझा जाता है। और इसी से फिर फर्दर हमने देखा कि 1950s के बाद दुनिया में एक नया जो सब्जेक्ट है, एक नया डिसिप्लिन है, उसने जन्म लिया जिसका नाम इंटरनेशनल रिलेशंस है। और फर्दर फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की आपने सब ब्रांचेस देखी, फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, एरिया स्टडीज है, और भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो फिर फर्दर इंटरनेशनल रिलेशन की सब ब्रांचेस हैं। तो हम देखेंगे कि कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है क्या, इसके मेन एस्पेक्ट क्या हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स, मेरा एक लेक्चर अवेलेबल है इंशाल्लाह, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में इस वक्त नजर भी आ रहा होगा, द ग्रीक सिटी स्टेट, यानी ग्रीक की सिटी स्टेट्स कैसी थी ग्रीक के दौर में 430 बीसी में, किस किस्म का निजाम पॉलिटिकली चल रहा था, वहां रियासत किस तरह निजाम चलाती थी। तो हम भी अपना कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स का जो पहला टॉपिक पॉलिटिक्स की डेफिनेशन है वो भी ग्रीक सिटी स्टेट से ही लेते हैं। डिटेल में अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे तो आज के लेक्चर के लिए काफी ज्यादा अच्छी बैकग्राउंड डेवलप हो जाएगी और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जिस इंफॉर्मेशन से आपकी जो एक ऐसी बेस डेवलप होगी जिसके बाद आप फर्दर कॉम्प्रिहेंसिवली, एनालिटिकली और विजडम ओरिएंटेड डिडक्शंस कर सकेंगे सब्जेक्ट से। और नियर फ्यूचर जब आप एमफिल, पीएचडी या सीएसएस, पीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होगी। तो पॉलिटिक्स का जो टर्म है, जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये प्रिमिटिव ग्रीक्स इस्तेमाल किया करते थे और ग्रीक्स इसको पॉलिटिका कहते थे। कुछ बुक्स में पॉलिटिकी भी लिखा हुआ है लेकिन नॉर्मली इसको पॉलिटिका कहते थे। पॉलिटिका का जो इंग्लिश में डिक्शनरी मीनिंग है, इसका मतलब है मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ एन एरिया, मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ ट्राइब, यानी किसी रियासत के, किसी टेरिटरी के या किसी ट्राइब के जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, यानी किस तरह वहां पर इकोनॉमी चलनी है, किस तरह वहां पर सिलेक्शन होनी है ट्राइब चीफ की या लीडर की, किस तरह वहां पर टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होना है, किस तरह वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना है। तो पुराने ग्रीक सिटी स्टेट में इस पूरे के पूरे सिस्टम को पॉलिटिका कहा करते थे। और उस वक्त के जो ग्रीक थे, क्योंकि आज से तकरीबन 2500 साल पहले पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा कम थी, फिर डिस्टेंट एरिया थे, अलग अलग पॉपुलेशन अलग अलग सेगमेंट्स में रहती थी। तो उस वक्त की अगर ग्रीक्स की आप 100 से ज्यादा छोटी छोटी रियासतें देखें जिनको उस वक्त सिटी स्टेट्स कहा जाता था, यानी पोलिस कहा जाता था,
تو वहां पर मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिकल निज़ाम थे, मुख्तलिफ किस्म का पॉलिटिका था, मुख्तलिफ किस्म के स्टेट ऑफ अफेयर्स डील करने के तरीका कार थे। तो उन तमाम के तमाम तरीका कार को जिससे किसी भी स्टेट के अपने अफेयर्स रन होते हैं, किसी भी रियासत या किसी भी मुमलिकत के जो करता धरता जिनको हम कह सकते हैं, अथॉरिटीज कह सकते हैं, बादशाह कह सकते हैं, आज के दौर में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, वो किस तरह उन रियासतों को चलाते थे, किस तरह रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, किस तरह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, किस तरह जस्टिस का सिस्टम होता था, किस तरह वहां पर डिफेंस के लिए आर्मीज प्रिपेयर की जाती थी, किस तरह उन लोगों से रेवेन्यू यानी कि उस वक्त का जो भी टैक्स होता था वो लिया जाता था। तो इस सारे के सारे निजाम को, इस सारे के सारे आर्किटेक्ट को पॉलिटिका यानी पॉलिटिक्स कहा जाता था। और इस पॉलिटिका या पॉलिटिक्स के बारे में सबसे ज्यादा अगर हमें तारीख में बात कहीं नजर आती है तो वो प्लेटो और अरिस्टोटल ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात की है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन है, पॉलिटिका से जो निकली है, ये प्रिमिटिव दौर की डेफिनेशन है। आज हम एक मॉडर्न दौर में रहते हैं, मॉडर्न नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, बाउंड्रीज बन चुकी हैं, बॉर्डर डिफाइन हो चुके हैं, यूएनओ जैसी इदारे आ चुके हैं, पूरी दुनिया को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल लॉ भी मौजूद है। इसी तरह बड़ी बड़ी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में टेररिज्म, टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग को देखने के लिए फैटफ जैसे इदारे बन गए हैं, दुनिया में लोनिंग या एड प्रोग्राम्स के लिए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। दुनिया को किस तरह डील करना है, मेजर स्टेक होल्डर्स उसको देखते हैं, दुनिया की सिक्योरिटी को मैनेज और पीसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज और जो रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स हैं, जो स्टेट्स के आपस में कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, उसको देखने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसी तरह पीस कीपिंग मिशंस है। तो दुनिया बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो गई है और बहुत ज्यादा मॉडर्न भी हो गई है। इसी तरह हर एक इंडिविजुअल रियासत भी, हर एक अलग मुल्क भी, हर एक अलग नेशन स्टेट भी, कंट्री भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। जिस तरह मिसाल के तौर पे ग्रीक्स के दौर में या प्रिमिटिव ग्रीक में, एथेंस में, स्पार्टा में, मैसेडोनिया में या इस तरह की और छोटी छोटी जो रियासतें थी, वहां पर जो रियासत के निजाम संभालने वाले उस वक्त के बादशाह थे या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हुआ करते थे, या उस वक्त का जो भी एक सिलसिला होता था उसमें से जो लोग उनकी पार्लियामेंट से सिलेक्ट होके आते थे, जितने टर्म्स के लिए वो वहां पर एक्टिविटी, गवर्नेंस की एक्टिविटी परफॉर्म करते थे, वो बहुत लिमिटेड किस्म के उनके टास्क होते थे। मसलन पुराने दौर में वेलफेयर का कॉन्सेप्ट नहीं था, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, लोग अपना इलाज तबीब से खुद करवा लिया करते थे। इसी तरह कोई प्रॉपर लोगों की सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं था उस दौर में, कोई प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन या इस तरह के इदारे नहीं बने हुए थे, स्टेट को खास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं चलाया करती थी। तो स्टेट के पास 2 या 3 ही काम होते थे। नंबर 1, अपनी आवाम से रेवेन्यू यानी टैक्स उन पर लगाना और मुल्क के खजाने में उस टैक्स से पैसे जमा करना। उस खजाने से जो पैसे आते थे उससे जो मुल्क के निजाम चलते थे, उस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, उनकी एक तनख्वाहें निकलती थी। दूसरा, फौज का जंगी साजो सामान खरीदा जाता था, क्योंकि जो डिफेंस था उस वक्त की सिटी स्टेट या उस वक्त की रियासत का, उस डिफेंस पे एक्सपेंडिचर जो होते थे वो लोगों को टैक्स लगा के किए जाते थे, और साथ साथ उस वक्त के जो लीडरान या बादशाह या उस वक्त के जो अशराफिया होते थे उनके खर्चे उठाए जाते थे। तो वो बहुत ज्यादा रियासत जो थी वो लोगों को इतनी ज्यादा फेवर या वेलफेयर नहीं देती थी। ये तो 1442 साल पहले जब मदीना में रियासत इस्लाम के नाम पर बनी, रियासत मदीना बनी, वहां पर वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आया, लोगों की बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट आया, ओल्ड एज जो लोग हैं उनके बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट आया, डिफरेंट किस्म के वजीफे लोगों के लगाए गए। इसी तरह तालीम जो है ये गवर्नमेंट ने तालीमी इंस्टीट्यूशन बनाए, गवर्नमेंट नहीं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जेल खाना जात का निज़ाम निकाला, शुरता का निज़ाम निकाला, प्राइस कंट्रोल की टीमें बनाना शुरू की। तो ये उस वक्त के ग्रीक में नहीं होता था, बल्कि आज से 1442 साल पहले इस्लाम ने ये इंट्रोडक्शन दिया कि जो रियासत है वो चंद अमूर नहीं अपनाएगी बल्कि सारे का सारा काम करेगी, क्योंकि रियासत की ये जिम्मेदारी, और जो रियासत की एक्टिविटीज को चला रहे होते हैं जो लोग, उनके ऊपर वो जिम्मेदारी वाजिब होती है, फर्ज होती है। इस्लामी निजाम में एक अल्लाह को वो जवाबदेह होते हैं और एक वो अवाम को जवाबदेह होते हैं। तो ये तो थोड़ा सा एक खाका मैंने आपको बता दिया कि पुरानी जो नेशन स्टेट्स थी या सिटी स्टेट्स ग्रीक की जिसकी हम मिसाल लेते हैं, वहां पॉलिटिक्स क्या होती थी, चंद अफेयर्स जो संभालने होते थे। उसका मतलब होता था उनका उस वक्त का
स्टेट अफेयर को जो मैनेज करने को पॉलिटिका यानी पॉलिटिक्स कहते थे। लेकिन आज की जो मॉडर्न डेफिनेशन पॉलिटिक्स की है, क्योंकि अब हर एक रियासत ही तकरीबन वेलफेयर स्टेट बन चुकी है आज की 21वीं सदी में, तो रियासत ने अब लोगों की सैनिटेशन भी देखनी है, उन तक पानी की तरसील भी करनी है, उनको बिजली भी प्रोवाइड करनी है, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है, उनको एजुकेशन भी देनी है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का मसला भी हल करना है, बड़ी बड़ी सड़कें भी बनानी है। इसी तरह वेलफेयर के बड़े प्रोजेक्ट लगाने हैं, ज़राअत और आबपाशी और नहरी निज़ाम को भी देखना है, रेल्स और बस के नेटवर्क को भी देखना है, एयरपोर्ट्स भी बनाने हैं। इसके साथ साथ लोगों की जो ओवरऑल पूरी की पूरी जिंदगी की वेलफेयर है, बेहतरी है, डेवलपमेंट है, उस पर भी रियासत ने काम करना है। फिर रियासत ने मुल्की दिफा भी करना है, फिर रियासत ने बाकी रियासतों के साथ जो ताल्लुकात बनाने हैं, फॉरेन पॉलिसी बनानी है, उस पर भी बहुत ज्यादा काम करना है। तो आज की जो मॉडर्न रियासत है ये काफी कॉम्प्लेक्स है, तो आज की मॉडर्न रियासत की जिम्मेदारियां भी ज्यादा हो गई हैं। तो आज की मॉडर्न रियासत को, आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स की डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाएगी। तो आज की मॉडर्न जो डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, इसको प्रोफेसर गिलक्रिस्ट कहते हैं, पॉलिटिक्स nowadays refer to the current problems of government which as often as not an economic in character than political in scientific sense। वो कहते हैं आज की जो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन है, आज अगर हम कहें व्हाट इज पॉलिटिक्स, तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के हैं, जो गवर्नेंस के इशू हैं, जिसके ऊपर मैंने तवील लिस्ट आपके साथ डिस्कस की, जो सारे के सारे इंतजामी अमूर रियासत को और हुकूमत को संभालने पड़ते हैं, इस तमाम के ढांचे को, इसकी साइंटिफिक स्टडी को, इकोनॉमी हो या पॉलिटिकल अथॉरिटी हो, इस तमाम निजाम को पॉलिटिक्स कहा जाता है। इसी तरह एक डेफिनेशन है प्रोफेसर बर्नार्ड क्रिक की, वो कहते हैं द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी अगर रियासत के अंदर डिफरेंट किस्म के यूनिट्स में, सूबों में, लोगों में, एथनिसिटी में प्रॉब्लम्स हो जाए, तो रियासत की जिम्मेदारी है उसका भी पीसफुल जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद इन द स्टेट भी करना है, और अगर रियासत की किसी और रियासत के साथ इशू हो जाए तो उसको भी पीसफुली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना है। यानी आज की रियासत को अगर हम गौर से देखें, आज की रियासत के निजाम को गौर से देखें, तो ये बहुत ज्यादा फैल गया है। लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, आज की पॉलिटिक्स की जब हम डेफिनेशन करते हैं, तो पीटर मार्कल कहते हैं कि आज की जो पॉलिटिक्स है इसको दो एंड पे देखा जा सकता है। नंबर वन, पॉलिटिक्स का मतलब तो स्टेट अफेयर संभालना ही है, पॉलिटिक्स का मतलब गवर्नेंस करना ही है, पॉलिटिक्स का मतलब स्टेट क्राफ्ट भी है। लेकिन मार्कल कहते हैं कि पॉलिटिक्स दो एस्पेक्ट में है। अगर तो पॉलिटिक्स को पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखा जाए तो इट इज फॉर द गुडनेस ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मैसेज, यानी ऐसा निजाम, ऐसी स्टेट अफेयर्स को डील करना जिससे लोगों की वेलफेयर और बेहतरी हो। और पीटर दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर इसका नेगेटिव डेफिनेशन पॉलिटिक्स की देखी जाए तो इट इज समथिंग अ पावर स्ट्रगल। ये कौमों के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज, अथॉरिटेटिव लोग, एलीट क्लास और ताकतवर तबके की, पॉलिटिक्स का मतलब है आपस में पावर स्ट्रगल करना, टू ग्रैब द रिसोर्सेज, हुकूमत को ग्रैब करें, ताकत को ग्रैब करें, एंड टू वेलफेयर देयर सेल्व्स एंड देयर इंटरेस्ट। तो पीटर के अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स आज के दौर में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो ऐसे स्टेट अफेयर इस तरह से निजाम मुमलकत चलाना कि लोगों की वेलफेयर और गुडनेस हो, और दूसरा निजाम हुकूमत तक पहुंचना और हुकूमत की ताकत हासिल करना कुछ ग्रुप्स का, कुछ एलीट लोगों का, कुछ ताकतवर और वेल्थियस्ट किस्म की आप समझ लें एलीट्स का या ग्रुप ऑफ पीपल का या पार्टीज का, जो कि उस ताकत को हासिल करते हैं ताकि वो स्टेट अफेयर्स को मैनेज करें, मनूवर करें अपने बेस्ट वेलफेयर के लिए। तो आज की अगर हम कलेक्टिवली पॉलिटिक्स की डेफिनेशन करेंगे तो आज की जो डेफिनेशन है उसको फिर मिलर चार एलिमेंट्स में डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिक्स टुडे। आज जिस दिन मैं आपको ये लेक्चर भी डिलीवर कर रहा हूं, आज भी व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिक्स। तो नंबर वन, पॉलिटिक्स का मतलब है कि एक ऐसी कलेक्टिव एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी जो मिलजुल कर की जाए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसी एक्टिविटी करे जो लोगों की बेहतरी हो। अब ये ग्रुप ऑफ पीपल दो किस्म के हो सकते हैं। नंबर वन, वो लोग जो इन्हीं लोगों के नुमाइंदे हों और इन लोगों के वोट से इलेक्ट होके आए हों, और नंबर टू, वो लोग जो कि एक स्पेसिफिक किस्म का स्किल रखते हो, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर उसके प्रोफेशनल हो, यानी एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हो,
तो इसका मतलब है कि जो कलेक्टिव एक्टिविटी है ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल यानी एग्जीक्यूटिव, एमएनएस, एमपीएस और पार्लियामेंटेरियंस प्लस ब्यूरोक्रेसी, ये मिल के कुछ ऐसी काम करे, मिलकर कुछ ऐसे पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करे जिससे लोगों का भला हो। दूसरा ये है कि ये डाइवर्सिटी है, क्योंकि बहुत से ग्रुप और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं आजकल की नेशन स्टेट्स में मौजूद होती हैं, 2, 3, 4 पार्टीज नॉर्मली हर नेशन स्टेट में होती हैं जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरती हैं, तो उनके अलग अलग व्यूज होते हैं। जिस तरह आपको अक्सर नेशनलिस्टिक पार्टीज नजर आएंगी, सब नेशनलिस्टिक पार्टीज नजर आएंगी, रीजनल पार्टीज नजर आएंगी। जिस तरह आज हम देखते हैं कि कराची के अंदर जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो सिर्फ और सिर्फ कराची के इशू पे ज्यादा बात कर रही होती है। इस तरह बहुत सी आपको ऐसी पार्टीज नजर आएंगी जो एक सूबे के इशू पे बात कर रही होती है, फिर बहुत सी पार्टीज नजर आएंगी जो नेशनल लेवल कौम के ऊपर बात कर रही होती हैं। बहुत सी पाकिस्तान में ऐसी पार्टीज नजर आएंगी जो रिलीजियस एक्टिविटीज और रिलीजियस किस्म की चीजों के अकॉर्डिंगली कौम के मामलात को, डिफरेंट किस्म के ओपिनियन को सरफेस कर रहे होते हैं। तो मिलर का मानना यह है कि तमाम डाइवर्जेंट और डाइवर्स किस्म की एक्टिविटीज जो किसी मुल्क में हो रही होती हैं टू एक्वायर द पावर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इसको भी पॉलिटिक्स ही कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स द रिकॉन्साइलिंग डिफरेंसेस थ्रू डिस्कशन, कम्युनिकेशन एंड परसुएशन। पॉलिटिक्स का मतलब ये भी है या मुल्क की रियासत के अमूर चलाने या पॉलिटिकल अफेयर का या पॉलिटिका का आज की मॉडर्न जो नेशन स्टेट है उसमें उसका जो डेफिनेशन का क्रक्स हम ये भी निकाल सकते हैं कि आपस में रिकंसिलिएट कर लेना, मामलात को बैठ के डायलॉग के थ्रू हल कर लेना और ऐसे रिजल्ट्स निकालना जिससे लोगों की वेलफेयर हो सके। इसका मतलब है कि आज इन 3 किस्म की डेफिनेशन जिसमें मिलर है, पीटर मार्कर है, बर्नार्ड क्रिक हैं और प्रोफेसर गिलक्रिस्ट हैं, इन 4 डेफिनेशंस को अगर हम सम अप करें तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें या 3 इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हमारे सामने आते हैं। व्हाट इज पॉलिटिक्स? नंबर 1, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बाय नॉन वायलेंट मीन्स, यानी पॉलिटिक्स का मतलब रियासत के मामलात चलाना और अगर कहीं रियासत में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो नॉन वायलेंट मीन्स से रियासत के करता धरता रियासत के मामलात अमन के साथ रिजॉल्व करेंगे। नंबर 2, इन वैल्यूइंग अ स्ट्रगल फॉर पावर एंड इन्फ्लुएंस, तो एक ऐसी स्ट्रगल जो पावर और इन्फ्लुएंस के लिए की जा रही हो उसको भी देखना। यानी पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आप अवाम के मफाद के लिए काम कर रहे होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज की अपने भी एजेंडाज होते हैं। और तीसरी, ऑर्गेनाइजिंग एंड रनिंग द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस। और जब आप नंबर 1 स्टेज पर तो एक पॉलिटिकल सिस्टम से गुजर के आते हैं, फिर इलेक्शन का प्रोसेस होता है, उसके बाद आप एक रियासत की गवर्नेंस को संभालने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें आप पॉलिसी मेकिंग करते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, कानून साजी करते हैं और उस पॉलिसी मेकिंग और कानून साजी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी यानी सिविल सर्वेंट उसको एग्जीक्यूट करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इन टोटलिटी पॉलिटिक्स इस तमाम के तमाम निजाम का नाम है जिसमें मुल्की मामलात, मुल्की गवर्नेंस जो कि एग्जीक्यूटिव्स और ब्यूरोक्रेसी उसको बेहतर तरीके से सरअंजाम दे, जुडिशरी जस्टिस का निजाम कायम करे, लॉ एंड ऑर्डर के जो इदारे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी मुल्क में हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, प्राइस कंट्रोल किया जाए, यहाँ तक के इंडिविजुअल लाइफ से लेके कलेक्टिव लाइफ के फ्रॉम बर्थ टू डेथ तमाम के तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी एक स्ट्रक्चर्ड वे से परफॉर्म करने का नाम पॉलिटिक्स है। और इसको करने के लिए, इसमें काबिल अमल होने के लिए डिफरेंट किस्म की आज के दौर में मॉडर्न पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी सामने आती हैं। तो ये तो हमने देखा कि पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या है। अगर हम ग्रीक सिटी स्टेट की पॉलिटिका की डेफिनेशन देखेंगे तो वो भी वही है। उस वक्त के जितने अमूर थे उनको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट की मशीनरी अगर सरअंजाम दे रही है तो उसको पॉलिटिक्स कहेंगे। और आजकल के जो कॉम्प्लेक्स दुनिया है, मॉडर्न नेशन स्टेट है, इसमें जितने भी अमूर हैं, जितने भी इंतजामी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी गवर्नेंस की एक्टिविटीज हैं, एक इंडिविजुअल की और कलेक्टिव लाइफ की और पूरे के पूरे मुल्क की, सूबों की, शहरों की मेंटेनेंस, इसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं या पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द स्टेट कहते हैं। तो ये तो कलेक्टिव इन टोटलिटी हमने पॉलिटिक्स को मॉडर्न वर्ल्ड में अंडरस्टैंड किया। नाउ अब हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो पहली बात तो हमें समझ आई कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिका का मतलब
कोलेक्टिवली दोनों अदवार में, चाहे वो ग्रीक सिटी स्टेट प्रिमिटिव दौर हो, चाहे वो इस्लामी रियासत आज से 1442 साल पहले रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो आज 2020 दिसंबर के महीने में इस वक्त जब मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, तो पूरी की पूरी दुनिया में हर रियासत, हर नेशन स्टेट का अपनी अपनी रियासत के अंदर इंतजामी अमूर, एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन, जुडिशरी, एग्जेक्टिव, इन तमाम के मामलात को डील करना फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हो, इसको पॉलिटिक्स ही कहते हैं। अब जब हमने पॉलिटिक्स को प्रिमिटिव दौर में और आज के दौर में अंडरस्टैंड कर लिया, तो अब हम देखते हैं व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे एक नई उम्मीद, एक नई विजन, एक नई नॉलेज, एक नया विजडम हमें मिलता है दैट कि हर एक रियासत की जो पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स होगी या अफेयर ऑफ द स्टेट होंगे, वो दूसरी रियासत के अफेयर ऑफ द स्टेट से कहीं ना कहीं मुख्तलिफ होंगे। द रीजन बीइंग इज दैट कि बहुत सी रियासतें तो आज के दौर में डेवलप्ड हैं, बहुत अमीर हैं, इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, बहुत ज्यादा उनके पास पैसे, वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्री, आर्मी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ है। और बहुत सी रियासतें दुनिया के अंदर अभी डेवलपिंग हैं, वो इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं हुई। और बहुत सी रियासतें दुनिया के अंदर अंडर डेवलप्ड हैं, यानी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो हर एक के मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो अलग अलग ही होगी। और जब हर एक मुल्क या हर एक किस्म के मुल्क की अलग अलग पॉलिटिक्स को, यानी अलग अलग वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम एक जगह पर समझने की कोशिश करते हैं और आपस में उनका कंपैरिजन बनाते हैं, तो इसको आज की मॉडर्न टर्म में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। वो कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस व्हिच मींस टू स्टडी अक्रॉस सिस्टम्स। अक्रॉस सिस्टम्स का मतलब अक्रॉस ग्लोबल सिस्टम। आज के दौर में अमेरिका में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, यूके में किस निजाम पे चल रही है, वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी हैं और दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है। अच्छा, उसके अलावा वहां पर की क्वीन का निजाम भी चलता है। यूके का कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, फ्रांस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। लेकिन दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिस तरह यूके है, वहां पार्लियामेंट्री निजाम है, प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम है। बहुत से ऐसे ममालिक है जहां पे बादशाह चल रही है, जैसे सऊदी अरबिया है। इस तरह और आपको अफ्रीकन कंट्रीज मिल जाते हैं। तो ये तमाम आज के दौर में हर एक का अलग अलग निजाम मुमलिकत और निजाम हुकूमत, इसको स्टडी करने को अक्रॉस द ग्लोबल, जो आपका पूरे का पूरा ग्लोब है, हर एक सिस्टम को स्टडी करने को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। वो कहता है which means to study the across systems, comparison is method to study the politics of different countries। अब जब हम लफ्ज पॉलिटिक्स यहां पर पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे, तो इसको आपने मिस मैच नहीं कर देना उस एनालॉजी के साथ जो दुनिया में कहा जाता है। यानी दुनिया में आम जबान ज़दे आम पॉलिटिक्स का मतलब है मकारी, पॉलिटिक्स का मतलब है आप दोगलापन करें, पॉलिटिक्स का मतलब है आप मुनाफकत करें, पॉलिटिक्स का मतलब है आप हिपोक्रेसी करें। ये दुनिया में लोग करते हैं। लेकिन जब हम सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, तो लिटरेचर में या एकेडमिया में पॉलिटिक्स का मतलब वही है जो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, ग्रीक सिटी स्टेट में भी और मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी या मॉडर्न नेशन स्टेट में भी, कि पॉलिटिक्स का मतलब है रियासत के अमूर को बेहतर तरीके से सरअंजाम देना फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है कि आप अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड, हर एक मुल्क के निजाम को अंडरस्टैंड करें। अब इतने ज्यादा ममालिक के निजाम को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम कैटेगराइज कर लेते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज और लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में कौन कौन से निजाम है जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, निजाम तालीम इन मुल्कों का कैसा है। अच्छा, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में या लेस डेवलप्ड कंट्रीज में किस तरह हुकूमतें आती और जाती हैं, वहां पर पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी का कितना रोल होता है, मिलिट्री का कितना रोल होता है। अच्छा, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो इकोनॉमी चलती है वो इंटरनेशनल एड बेस्ड होती है या उनकी अपनी होती है। इसी तरह डेवलपिंग नेशंस की पॉलिटिक्स क्या है। इसी तरह डेवलप्ड नेशन जो 5, 10, 15 बड़ी नेशंस है, उनके आपस के निजाम कैसे चल रहे हैं, उनके अपने मुल्क के अंदर अदलिया का निजाम कैसा है। अगर कंपैरिजन करें तो अमेरिकन जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा है और यूके का जुडिशियल सिस्टम कैसा है, फ्रांस का जुडिशियल सिस्टम कैसा है, चाइना का जुडिशियल सिस्टम कैसा है, रशिया का जुडिशियल सिस्टम कैसा है, जापान का जुडिशियल सिस्टम कैसा है, जर्मनी का जुडिशियल सिस्टम कैसा है। तो ये बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज है, तो इनकी जुडिशरी
का आपस में कंपैरिजन किया जाएगा, फिर इनके निजाम का या इनके इंस्टीट्यूशन का डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कंपैरिजन हो सकता है और अंडर डेवलप का हो सकता है। यानी इन 3 लेयर्स के जो ममालिक हैं, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप, इनका आपस में भी कंपैरिजन होता है, एक दूसरे के साथ भी कंपैरिजन होता है। और ये सारे के सारे जो कंपैरिजन है ये हम इसलिए करते हैं कि हम बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें और उसको एस्टेब्लिश कर सकें। और पॉलिटिक्स का मतलब है उस मुल्क के तमाम रियासती मामला जो वो मुल्क लोगों की वेलफेयर के लिए कर रहा है, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो आपकी इंडिजीनियस इंडस्ट्री की ग्रोथ है, चाहे वो आपके एजुकेशन, स्कूलिंग और बाकी निजाम है, चाहे वो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आर्ट है, फैशन है, डिजाइन है, प्राइवेट बिजनेस है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, कुछ भी है जो इंटरनल किसी रियासत का मैटर है उसको पॉलिटिक्स ही कहेंगे। यहां वो फर्दर कहता है कंपैरेटिव एनालिसिस helps us to develop explanations and test theories of ways in which political processes work and political changes occurs। तो जब हम हर मुल्क के अलग अलग इंडिविजुअल पॉलिटिकल निजाम या पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उसका दूसरे मुल्क के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो थ्योरीज बनी हुई हैं मुल्कों में कि डेमोक्रेसी बेस्ट गवर्नमेंट है, ओलिगार्की बेस्ट गवर्नमेंट है, अच्छा डिक्टेटरशिप बेस्ट गवर्नमेंट है, मोनार्की बेस्ट गवर्नमेंट है, कौन सी बेस्ट गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेहतर होता है, पार्लियामेंट्री निजाम बेहतर होता है, तो हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम कहां पे बेस्ट है और किस कंडीशन, किस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली किस मुल्क को, किस निजाम को फॉलो करना चाहिए, इस तरह कौन सा इकोनॉमिक मॉडल उनके लिए बेहतर है। तो हम थियरीज को एक तो जस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा हम ये देख सकते हैं कि दुनिया में किस तरह पॉलिटिकल चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हम अरब स्प्रिंग को देखते हैं, मिडिल ईस्ट को देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा डायनामिक हमें जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनकी अगर इंटरनल पॉलिटिक्स को हम अंडरस्टैंड करें और उसको फिर कंपेयर करें आपस में और उसको कंपेयर करें डेवलपिंग नेशंस या डेवलप नेशंस के साथ, तो हमें मालूम पड़ेगा कि वहां पे कौन सा एक डायनामिक चेंज आया कि लोग एकदम बाहर आ गए और अरब स्प्रिंग के नाम से एक निजाम चल पड़ा। इसी तरह जब आप साउथ एशिया के चंद कंट्रीज को पिक एंड चूज करते हैं जो कि साउथ एशिया में ज्यादातर अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया चले तो ऊपर हो जाता है, उसके अलावा आप आ जाते हैं सार्क कंट्रीज को आ जाते हैं। तो सार्क कंट्रीज का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा सार्क कंट्रीज में इंस्टीट्यूशन अगर नाकाम है तो क्यों है, जुडिशरी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, करप्शन है तो उसके पीछे क्या है, अगर यहाँ पर पार्लियामानी निजाम नाकाम हुआ है तो उसकी रीजन क्या है, क्या पॉलिटिकल एलीट सिर्फ अपने इंटरेस्ट को परसू करती है, नेशनल इंटरेस्ट को करती है, क्या इन सार्क के ममालिक में या साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर आप ये देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट किस्म के निजाम चलते हैं और सिक्योरिटी सेंट्रिक कंट्रीज हैं, ये अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, तो आपको पॉलिटिकल चेंजेस का पता चलता है, पॉलिटिकल डायनामिक्स का पता चलता है, बेहतरीन पॉलिटिकल निजाम का पता चलता है, और किसी एक एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई नया निजाम, नया सिस्टम किसी नए मुल्क में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये बेसिक कोर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कि आप जब कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास बहुत सा एम्पिरिकल डाटा और एविडेंसेस आपके सामने आते हैं। द कंपैरेटिव मेथड्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, इंस्टीट्यूशंस फाउंड इन डिफरेंट सोसाइटीज। यानी वो ये कह रहा है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से एक और हमें फायदा होता है कि हमें पता चलता है कि डिफरेंट सोसाइटी या डिफरेंट नेशन स्टेट्स में कौन कौन सा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन चल रहा है, उस इंस्टीट्यूशन की क्या कारकर्दगी है, वो किस तरह बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और उसके साथ साथ उनकी जो पॉलिटिकल इवेंट्स दुनिया में हैपन हो रहे हैं, अकरेंस हो रही है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आज के दौर की बात करें तो पाकिस्तान में जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ, तो जो जुडिशियल एक्टिविज्म पाकिस्तान में, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, इंडिया में भी जुडिशियल एक्टिविज्म है, अमेरिका में भी जुडिशियल एक्टिविज्म है, और मॉन्टेस्की का जो कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, उसको पाकिस्तान भी फॉलो कर रहा है जो कि अमेरिकन मॉडल है। तो वहां की पॉलिटिक्स का वो मॉडल हमने कंपैरिजन में जब अंडरस्टैंड किया, बेहतर मॉडल है, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट अलग इंस्टीट्यूशन है, रियासत का एक अलग पिलर है, तो वो रियासत के बाकी किसी इदारे के नीचे नहीं, यानी एग्जेक्टिव के नीचे नहीं होना चाहिए, इसी तरह एग्जेक्टिव किसी पार्लियामेंट के अलावा किसी और इदारे के नीचे नहीं होने चाहिए। तो इस तरह की जब चीजें हम खुल के अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारा पास एक विजडम, एक नॉलेज, एक नई चीज सामने आती है जिससे हम आगे बेहतर निजामों और सिस्टम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे
کہ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की कुछ डेफिनेशंस हमारे सामने हैं, ताकि मैं चाह रहा हूं कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग साथ साथ रहे। एडवर्ड स्ट्रीमैन कहते हैं comparative politics we mean the comparative study of political institutions and form of governance of different countries। यानी different countries में किस तरह फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, किसी में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट होता है, किसी में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जहां हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, किसी में मोनार्की चल रही है, अच्छा किसी में ओलिगार्की चल रही है, किसी में डिक्टेटरशिप चल रही है, किसी में मुल्क में इमरजेंसी। तो उसने कहा ये तमाम चीजों को अलग अलग जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं और उसके साथ साथ हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल जुडिशरी इज एन इंस्टीट्यूशन, रियासत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इस तरह एग्जेक्टिव जो एमएनए एमपीएस बन के जो पार्लियामेंट बनाते हैं, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली बनाते हैं, इस तरह सेनेट बनती है। इसी तरह कुछ मुल्कों में यूनिकैमरल सिस्टम होता है, कुछ मुल्कों में बायकैमरल सिस्टम होता है। तो इन तमाम सिस्टम्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं और बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, बेस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, बेस्ट सिस्टम कौन सा है, उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जरूरी नहीं है वही निजाम काबिल अमल हो और वही निजाम सक्सेसफुल हो जो डेवलप्ड अमेरिका के अंदर है। यानी अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका में बेहतर है तो जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान में भी चल सके और आगे चले। इसी तरह सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका में तो है लेकिन यूके में नहीं है। और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट फ्रांस के अंदर है, पाकिस्तान में उसके बरखिलाफ ओबंसमैन का कॉन्सेप्ट है। तो ये अलग अलग चीजों को अंडरस्टैंड करना, फिर आपस में कंपेयर करना, जिस तरह कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, इस पूरी की पूरी एक्टिविटी को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। और जिस तरह पूरी दुनिया में निजाम मॉडर्नाइज्ड हो रहा है इसको डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स कहते हैं। तो कलेक्टिवली डेवलप कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स इज अ होल कॉन्सेप्ट। उसके अलावा कर्टिस माइकल कहते हैं कंसर्न्ड विद सिग्निफिकेंट रेगुलरिटीज, similarities and differences in working of political institutions and political behaviors। अब एक नई बात इन्होंने कर ली, उन्होंने कहा जी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है ये कंसर्न्ड होती है डिफरेंट मुल्कों की, डिफरेंट रियासतों में आपस में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं। जिस तरह डेवलप्ड नेशंस का जो पॉलिटिकल निजाम है, उनकी जुडिशरी की क्या सिमिलैरिटीज है, उनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या सिमिलैरिटीज है, वहां गवर्नेंस किस तरह की जाती है, वहां एजुकेशन और हेल्थ के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, वहां वेलफेयर कैसे की जा रही है, उनकी आपस में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। और उनका डिफरेंस अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ क्या है, इसी तरह डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के आपस में सिमिलैरिटीज और आपस में डिफरेंसेस। उसके साथ साथ जो कर्टिस माइकल कहते हैं बिहेवियर भी अंडरस्टैंड होता है, यानी वहां के लोगों के रहने वाले जो वहां के लोग हैं उनका मिजाज क्या है, क्या वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, क्या वो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए आते हैं, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वहां पर कोई है, क्या वहां पर लोग अपने अपने जो हकूक हैं उसको जानते हैं, क्या वहां के लोग सोशली सोशलाइज्ड हैं, सोशल अपनी जो भी उनके राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, क्या पॉलिटिकली सोशलाइज्ड है वहां के लोग। तो ये भी इससे पता चलता है बिहेवियर की स्टडी भी डिफरेंट कंट्रीज में होती है, किस किस्म का बिहेवियर है। आज के दौर में कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स तीन इंपॉर्टेंट चीजों को डिटेल में फोकस करती है। नंबर वन, पॉलिटिकल एक्टिविटी। हर एक मुल्क में किस किस टाइप की पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है उसका कंपैरिजन किया जाता है। नंबर टू, पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस के तहत हुकूमतें बनती हैं, किस प्रोसेस के तहत लेजिस्लेशन होती है, किस प्रोसेस के तहत आइन साजी होती है, फिर एग्जीक्यूशन होती है, फिर उसका अगर नाकाम वो प्रोसेस हो जाए तो अल्टरनेट प्रोसेस मुल्कों में कौन से मौजूद हैं, और आखिर में पॉलिटिकल पावर, मुल्कों के अंदर जो पावर स्ट्रगल है उसको भी बड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड किया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये आज का नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ग्रीक सिटी स्टेट्स में हर एक स्टेट को पॉलिस कहा जाता था और वहां की जो स्टेट अफेयर को डील किया जाता था उसको पॉलिटिका यानी पॉलिटिक्स कहा जाता था। तो इसका मतलब हर एक सिटी स्टेट में अलग अलग पॉलिटिक्स हो रही थी, तो उस वक्त भी उन अलग अलग सिटी स्टेट्स का कोई कंपैरिजन होगा तो उसको तब की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है ग्रीक सिटी स्टेट्स में जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसका आगाज तो बहुत पहले हो चुका था। यहां तक कहा जाता है कि सोक्रेटिस से भी तकरीबन 1000 साल पहले
कि जो लोग वहां रहते थे उनको फिजिसिस्ट कहा जाता था, फिलोसोफर उस वक्त के थे, तो वो भी बहुत सी डिबेट किया करते थे पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन उस डिबेट में ज्यादातर बात एग्जिस्टेंस पे होती थी, ह्यूमन के ऊपर होती थी, सराउंडिंग्स पे होती थी, सर्च ऑफ गॉड के ऊपर होती थी, और डिफरेंट किस्म के सुपरस्टिशंस और बिलीफ्स के ऊपर बहुत से फिलोसॉफिकल डिबेट्स हैं। लेकिन तकरीबन 350 साल बिफोर क्राइस्ट यानी 350 बीसी के बाद का जो दौर हमें नजर आता है, जिसमें सोक्रेटिस सरफेस पे आते हैं, तो पहली दफा इन्होंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात की, मोरालिटी की बात की, नॉलेज की बात की, वर्च्यू की बात की, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की, बेहतर तरीके से लोगों के मामलात को हल करने की बात की, एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए आप समझ लें एक रिलीजियस ड्यूटी समझने की इन्होंने बात की। तो इन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी का इर्तिका किया। उसके बाद प्लेटो ने भी इस पे बहुत सी बात की, लेकिन पहली दफा पॉलिटिकल थ्योरी या प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सिस्टम या अप्लाइड पॉलिटिक्स की अगर किसी ने बात की तो वो अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल बेसिकली प्लेटो के शागिर्द हैं। अरिस्टोटल ने पहली दफा उस वक्त ग्रीक के जो ग्रीस था, ग्रीक लोग जो थे, वहां जितनी भी रियासतें थी, सब रियासतें थी जिनको सिटी स्टेट या पॉलिस कहा जाता था, उनके अलग अलग निजाम पे डिटेल में डिबेट भी की, बात भी की और लिखा भी। मसलन अरिस्टोटल ने उस वक्त के एथेंस के ऊपर बड़ी डिटेल में बात की, स्पार्टन्स के ऊपर बड़ी डिटेल में बात की, मैसिडोनिया के ऊपर बड़ी डिटेल में बात की। अरिस्टोटल से पहले यानी सोक्रेटिस के कॉन्टेम्परेरीज पेलोपोनेशियन वॉर, थोसेडाइडस ने उस कॉन्सेप्ट पे बात की थी, तो वो जो कॉन्सेप्ट थे उसके ऊपर बड़ी डिबेट की अरिस्टोटल ने। और अरिस्टोटल ने पहली दफा पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल फिलॉसफी से निकाल के पॉलिटिकल थ्योरी यानी अप्लाइड पॉलिटिक्स में लेके आए, और उन्होंने कहा हर एक मुल्क का अलग अलग निजाम है। जिस तरह एथेंस में उस वक्त के निजाम के मुताबिक डेमोक्रेसी थी, जो स्पार्टा था वहां पे ओलिगार्की थी, और जो मैसिडोनिया थी वहां पे मोनार्की थी। तो ये तीन डिफरेंट किस्म के पॉलिटिकल सिस्टम, इनके अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, किस तरह वहां सिलेक्शन होती थी, किस तरह वहां जस्टिस का निजाम होता था, इन तमाम पे डिटेल में बात करने वाला अरिस्टोटल था। तो इसका मतलब है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी पॉलिटिक्स यानी अफेयर ऑफ द स्टेट को मैनेज करने की हिस्ट्री है। उसके बाद इसमें जो ज्यादा आप समझ लें पैशनेटिवली एक डेवलपमेंट होती है, तो ये मिडिएवल दौर आता है 1469 से लेके 1527 तक। ये दौर है निकोलो मैकियावेली का, जो फ्लोरेंस में परवान चढ़ते हैं। प्रिंस के नाम से इनकी बड़ी मशहूर किताब है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रोमन एम्पायर के अंडर और उसके अलावा उसके पैरेलल जितनी भी हुकूमतें थी उनका आपस में कंपैरिजन किया। तो इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। उसके बाद थॉमस हॉब्स का नाम आता है। थॉमस हॉब्स के बाद मॉन्टेस्की, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र किया, जीन जैक्वस रूसो हैं, और उसके साथ साथ ये डिफरेंट किस्म के लोग हैं जिन्होंने मुल्कों के इंटरनल मैटर्स के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज के ऊपर, अच्छाई और बुराई के ऊपर मुल्कों का कंपैरिजन किया हुआ है। इसी बात में फिर कार्ल मार्क्स आ जाते हैं, जो सोशल इनइक्वालिटी पे बात करते हैं, जो कम्युनिज्म के ऊपर बात करते हैं, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम लेके आते हैं। दास कैपिटल इनकी बड़ी मशहूर बुक है, और एंजल्स के साथ इन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से एक किताब लिखी। उसके बाद मैक्स वेबर 1864 से 1892 तक इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो अगर इस तमाम के तमाम पीरियड को देखा जाए और आज के इस दिन को देखा जाए, तो आज तक कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के बड़ी डिटेल में बहस हुई और बात हुई। लेकिन 20वीं सदी में कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन के सामने आया, क्योंकि 20वीं सदी में पहली जंग अजीम भी हुई, मुल्कों के हालात पर डिस्कशन हुई, दूसरी जंग अजीम भी हुई। पहली और दूसरी जंग अजीम के बीच में भी इकोनॉमिक ऑर्डर दुनिया के डिफाइन किए गए। दूसरी जंग अजीम के बाद इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बना दिए गए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बना दिए गए, यूएनओ बन गया और लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया। मुल्कों के जो लीडरान हैं, जो मेजर स्टेक होल्डर हैं, जो अलाइड फोर्सेस जो जंग जीते थे एक्सिस फोर्सेस से, उन्होंने दुनिया को डोमिनेट करना शुरू किया, और नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आपस में कंपैरिजन होना शुरू हुआ, नई फॉर्म ऑफ इकोनॉमीज का आपस में कंपैरिजन होना शुरू हुआ, और आज दिन तक कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की एक इंपॉर्टेंस मौजूद है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर से आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे, आपको काफी बेनिफिट हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम डेवलपमेंटल एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का
لیکچر نمبر 2 کریں گے جس میں میں کچھ اپروچز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ کمپیریٹیو اینڈ ڈیولپمنٹل پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ کس طرح کیا جاتا ہے. کیونکہ میرا ایک لیکچر ہے جس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپروچ کا مطلب ہوتا ہے زاویہ, the way the scholar or the intellectual person or the person of wisdom with wisdom view the things. تو کس طرح سے ڈیولپمنٹل اینڈ کمپیریٹیو پالیٹکس جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ڈفرنٹ تھیریسٹ نے ڈفرنٹ اپروچز میں. انشاءاللہ